प्रीमियम की लागत बढ़ना तय है क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन जो बढ़ जाती है। एक अनुमान बताता है कि हर साल 10 से 15% की बढ़त हम मेडिकल इन्फ्लेशन में देखते हैं, यानी इससे जुड़ी हर सर्विस, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा हो या फिर ट्रीटमेंट का कॉस्ट हो, यहाँ तक कि डॉक्टर की फीस को भी हम देखते हैं कि हर साल एक बार रिवाइज होती है। तो जब हर सर्विस महंगी हो रही है तो आपके लिए प्रीमियम भी महंगा होगा। स्विस रे की ताज़ा रिपोर्ट बता रही है कि भारत में हर साल बीमा का प्रीमियम 14% के एवरेज से बढ़ेगा। ऐसे में क्या प्रीमियम बढ़ोतरी को मात देने के लिए मल्टी ईयर बीमा अच्छा विकल्प हो सकता है? और जब आप हेल्थ बीमा चुनते हैं तो किन बातों का ख्याल रखें? प्रीमियम और सम इंश्योर्ड, इन दोनों को कैसे समझें और कैसे चुनें अपने लिए बिल्कुल राइट हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि हम सबको पता है हेल्थ इंश्योरेंस बेहद ज़रूरी है। तो इन सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर क्षितिज महाजन। हाय क्षितिज, थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मल्टी ईयर हेल्थ पॉलिसी सुनने में मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैं 3 साल के लिए एक बार प्रीमियम पे कर दूंगी, 3 साल तक प्रीमियम देने की छुट्टी, प्रीमियम के हाइक से भी मुझे ये जो है पॉलिसी बचाएगी। आप सजेस्ट करते हैं कि आप 3 साल के लिए एक साथ मल्टी ईयर हेल्थ पॉलिसी खरीदें? सो प्रियंका, धन्यवाद मुझे आज यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। एंड जैसे आपने बताया कि मल्टी ईयर जो प्रीमियम पॉलिसीज हैं उनका बेनिफिट ज़्यादा है एज एज कोई नेगेटिव पॉइंट्स की मैं बात करूँ तो मैं ज़रूर सजेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास कैश फ्लोज हैं जहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं अगले 2 साल का या फिर लेट्स से 3 साल का प्रीमियम देना, तो वो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। एट द सेम टाइम काफ़ी लोग कहेंगे कि दैट मेरा अपर कैप 25,000 रुपीज़ है और ईयरली बेसिस पे मेडिकल एटीडी के अंदर क्लेम करने का, बट वो डिपेंडिंग ऑन आप कितने साल का ले रहे हैं आप उसको आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं अपने क्लेम में भी, बेनिफिट में भी। तो मल्टी ईयर लेने का फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिट रहता है क्योंकि मेडिकल के प्रीमियम फिक्स नहीं होते हैं, वो मूव करते रहते हैं आपके मेडिकल इंश्योरेंस के, डिपेंडिंग ऑन क्या रेट हाइक्स हो रहे हैं, कैसे हो रहा है। सो आप आज की डेट में अगर मल्टी ईयर ले लेते हैं तो आपका एक तो फर्दर जो आज का प्रीमियम है उसी में डिस्काउंट हो जाता है। जैसे किसी का 25,000 का प्रीमियम है तो 3 साल का कई बार कुछ अच्छी स्कीम्स कंपनीज चलाती हैं अपफ्रंट लेने के लिए, तो 65,000 में आपको मिल गया। साथ में जो फ्यूचर में 2 साल में इंक्रीज होना है उसके बेनिफिट, उसके नुकसान से आप बचते हैं। सेकेंड, एट द सेम टाइम जो आपका बेनिफिट है टैक्स का वो आपको 3 साल में मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन कितना आप पे कर रहे हैं, उसको कितने साल के लिए पे कर रहे हैं। जैसे 2 साल के लिए पे कर रहे हैं तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है आपका प्रीमियम, 3 के लिए कर रहे हैं 3 से डिवाइड हो जाता है। सो उस पार्ट पे भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको वो बेनिफिट भी मिल जाता है। एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि आज आप सक्षम नहीं हैं आगे वाला खर्चा लेने के लिए, तब आप इंडिविजुअली साल का प्रीमियम ही रखें, बट जो भी आप लें उसे जल्दी शुरू करें, बिकॉज मेडिकल के एक्सपेंस अदरवाइज ऑल्सो, हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंस अदरवाइज ऑल्सो, एट द सेम टाइम मेडिकल पॉलिसीज के जो रेट अदरवाइज ऑल्सो वो बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। राइट। एक ग्लोबल ट्रेंड जो अगर आप देखें किसी भी इमर्जिंग इकोनॉमी या सॉरी इमर्ज इकोनॉमी का है, यूएस में 8 to 10% जो इनपुट वैल्यू है सैलरी का या फिर जैसे किसी का बिजनेस का इनकम का, अगर ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है तो वो अलग से इंश्योरेंस के लिए रखा जाता है, बिकॉज वो आपको बहुत कंफर्ट देता है इन टर्म्स ऑफ कल को कोई भी ऐसी विपदा आ जाए या इशू आ जाए जहाँ पे आपको हॉस्पिटलाइजेशन कराना है तो आपका मेडिकल इंश्योरेंस टेक केयर करता है, बिल्कुल। अदरवाइज तो जल्दी सिचुएशन खरीदिए, ये सबसे पहली सलाह है। और मल्टी ईयर आप चूज कर सकते हैं, जैसा कि क्षितिज कह रहे हैं कि अगर आपके पास वैसा कैश फ्लो है कि आप एक बार में ये बड़ी रकम अदा कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, गो फॉर इट। लेकिन क्षितिज, आप क्या कहते हैं, कोई मल्टी ईयर जब हेल्थ पॉलिसी खरीदता है तो किन बातों का ध्यान रखें, उनके किन फीचर्स पर नज़र डालें? क्योंकि मुझे प्री एग्जिस्टिंग इलनेस को लेकर के लग रहा है कि इसमें कैसे डिटरमाइन होगी, इसमें भी वैसे ही होगा क्या? अभी जैसे कुछ कंपनियां 1 साल का कुछ प्री एग्जिस्टिंग के लिए आपको वेटिंग पीरियड देती है कि ये बीमारियां हम कवर नहीं करेंगे इतने समय तक, कुछ 2 साल का रखती हैं। तो ये प्री एग्जिस्टिंग क्लॉज को हम कैसे देखें मल्टी ईयर हेल्थ पॉलिसी में? और कोई क्लॉज जो हमें देखना चाहिए जब हम मल्टी ईयर हेल्थ पॉलिसी खरीदते हैं? सो प्रियंका, सिर्फ प्रीमियम आप अपफ्रंट दे रहे हैं उसका डिफरेंस होता है, अदरवाइज टर्म्स एंड कंडीशन किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस के, चाहे आप 1 साल का प्रीमियम या 3 साल का दें वो सेम रहता है। अगर वो कूल ऑफ पीरियड 3 साल का कर रहे हैं कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए, तो उसमें आपको 3 साल वेट करना ही पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ 3 साल का प्रीमियम एडवांस में दे रहे हैं, उसमें कोई रियायत नहीं होगी। अगर 1 साल का है कुछ के लिए तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा। सो पॉइंट इज
टर्म्स एंड कंडीशन ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, फिर भी कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस लेने के लिए जो आप चीज़ें देखना चाहते हैं, वो एक तो आप ये देखिए कि आपका कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी है, वो रहे आपकी। ऐसा नहीं हो कि हर साल में जो प्रोवाइडर है वो रिव्यू कर रहा है इस चीज़ को। दूसरा, जैसे आपने बोला कि कितनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ उसमें कवर हो रही है, वो रहे। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो आपको देखना चाहिए कि कितने क्वांटम के लिए आप ले रहे हैं उसको। चौथा, नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स। अब आपने दिल्ली में हैं या बॉम्बे या बैंगलोर में हैं, पर जो आप मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं, लेट्स से वो बॉम्बे बेस है पर आप हैदराबाद में हैं, उतने हॉस्पिटल्स कवरेज नहीं है। तो आपको तो अपने आसपास के हॉस्पिटल जो कवरेज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। हम्म। तो ज़्यादातर जहाँ जहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आप घर के पास वाले हॉस्पिटल में जाएंगे, डिफरेंट सिटी में नहीं जाएंगे। तो वो कवरेज क्या है वो आपको देखना है। चौथा, काफ़ी ये पॉलिसीज़ मल्टी ईयर जो पॉलिसीज़ हैं वो आपको हेल्थ चेकअप्स ईयरली प्रोवाइड कराती हैं। तो आप वो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के वेरियस पोर्टल्स पे जाके आराम से कर सकते हैं। तो वो कौन से ऐसे कंपनीज़ हैं जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हैं या एनुअल टेस्ट प्रोवाइड करवा रही हैं। एंड काफ़ी कंपनीज़ आज की डेट में आपकी हेल्थ फिटनेस को लेके भी आपको रिवॉर्ड कर रही हैं। राइट। सो काफ़ी 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 ऐसी कंपनीज़ हैं, और आने वाले टाइम में ये प्रियंका एक ये होगा ही होगा, जहाँ पे ये कंपनीज़ अपने गैजेट्स खुद लेके आएँगी। जैसे फिटबिट है, आई एम जस्ट टेकिंग एग्ज़ाम्पल, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ किसी को, बट कंपनीज़ अपने गैजेट्स लेके आएँगी, हेल्थ गैजेट्स लेके आएँगी, जहाँ पे जो लोग फिट रहेंगे उनके प्रीमियम को या तो कम रखेंगी या सेम रखेंगी। तो हम्म। बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी बिल्कुल। आने वाले टाइम। लेकिन एक जो है मल्टी ईयर हेल्थ पॉलिसी का एक ड्रॉबैक जो मुझे दिखता है क्षितिज, वो ये कि आप इसे पोर्ट नहीं करवा पाएंगे। आप 3 साल के लिए आप एक तरह से इसके साथ लॉक हो जाएंगे, राइट? इसका भी ख्याल रखना होगा। यस, ऑब्वियसली बिकॉज़ आप ऑलरेडी प्रीमियम दे चुके हैं, तो उसमें पोर्ट का प्रावधान 3 साल के लिए नहीं है। बट चाहे इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे मेडिकल इंश्योरेंस हो, चाहे इंश्योरेंस हो, आप जिसके साथ चल रहे हैं उसके साथ ही चलें, तो और भी अच्छा है। हम्म। मैं मतलब ज़्यादा वो रेलवे की लाइन में जो टिकट के लिए जो विंडो चेंज करते हैं ना, तो उसमें ऐसा कुछ स्पीड में ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। ऑल आई एम सेइंग इज़ कि ज़्यादातर इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स मेडिकल के भी अच्छे हैं। बट हाँ, कुछ लोग जो नाखुश हों किसी अपनी पॉलिसी से, अगर वो पोर्ट कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो अंकुश लग जाएगा कि वो पोर्ट नहीं करा पाएंगे। राइट। अच्छा, अब बात करते हैं हम बढ़ते मेडिकल खर्च, जिसके जिक्र आपने भी अभी किया था। अब मेडिकल का खर्चा हर साल तो बढ़ता ही जाता है, इससे सामना अगर करना है तो आप क्या एक आइडियल हेल्थ इंश्योरेंस का कवर आप क्या सजेस्ट करते हैं? कैसे हम समझें कि ये कवर आइडियल होगा? क्योंकि अब मुझे आकलन करना है कि भविष्य में मुझे जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस कैलकुलेशन को कैसे निकालूं। ये मैथमेटिक्स ज़रा आप हमारे लिए सुलझाइए क्षितिज। तो प्रियंका, वेरी सिंपल, आपका जो भी एनुअल इनकम है उसका कम से कम 50% मेडिकल कवर आपका होना चाहिए। और मैं आप लोगों को मतलब, कोई भी यंगस्टर है जो आज की डेट में कोई कवर लेना चाहता है, तो जिल्स ऑफ कॉस्ट में कवर आता है आज की डेट में मेडिकल कवर। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, जितना लेट आप जाएंगे उतना ज़्यादा प्रीमियम पे करेंगे। मान लीजिए किसी की आय 50,000 रुपीज़ मंथली है, और उसका मान लीजिए 6 लाख रुपीज़ का एनुअल कवर आपका जो पैकेज बन रहा है, तो कम से कम 3 लाख का कवर तो चाहिए ही है। वो मैं लिमिटेड कम से कम बता रहा हूँ। अगर देखा जाए तो जितना मैक्सिमम लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि कवर से एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आपका जितना कवर होता है उस अकॉर्डिंगली आपको हॉस्पिटल में फैसिलिटीज भी मिलती है। मान लीजिए किसी का 10 लाख रुपीज़ का कवर है, तो उसकी दिन की एलिजिबिलिटी फॉर रूम 10,000 रुपीज़ होती है। तो अदरवाइज किसी का 3 लाख का कवर है, तो आपकी 3,000 की अवेलेबिलिटी होगी, तो आप एक कॉमन रूम में ही आपको गुजारा करना पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें, डॉक्टर के एक्सपेंसेस, हर चीज़ एज पर ये मेडिकल कवर हो जाते हैं। हम्म। तो जितनी जल्दी स्टार्ट करते हैं, मतलब हमने एक कैलकुलेशन किया था, ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे 40 to 45 रुपीज़ अगर आप साइड पे कर देते हैं, जो 2 चाय की कॉस्ट और 1 सिगरेट की कॉस्ट, या फिर अब 2 सिगरेट की कॉस्ट या 1 चाय की कॉस्ट आप मान लीजिए है, उतना आप साइड पे कर देते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा कवर आपके लिए तैयार हो जाता है, जिसमें आप आराम से 15-20 लाख का कवर ले सकते हैं। सो अर्ली यू स्टार्ट बेटर इट इज फॉर यू, क्योंकि आपकी हेल्थ कंडीशंस बेटर होती हैं। और अपनी और कमाई का जो आपका 50% है उतने का कवर आपके पास कम से कम कम से होना। कम उतना होना चाहिए, मेडिकल कवर हम्म। होना चाहिए। लेकिन इन ज़्यादा तो हाँ, आपको ऐड करते रहना चाहिए। हाँ, पर इन दिनों ना क्षितिज एक बड़ा ही प्लान जो है 1 करोड़ के सम इंश्योर वाला प्लान हम लाइफ में भी देख रहे हैं और हेल्थ इंश्योरेंस में भी देख रहे हैं। इनका प्रीमियम भी बहुत हाई होता है। क्या ये जो बड़ा सम इंश्योर वाला बीमा है ये हमें बेहतर कवरेज देता है? क्या ये चुनना चाहिए?
या फिर इसमें आप 1 करोड़ जो है वो बहुत बड़ी रकम है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? आपको क्या लग रहा है, ये 1 करोड़ के सम इंश्योर्ड वाला हेल्थ इंश्योरेंस कैसा है? सो प्रियंका, जो पहले लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, अगर कोई यंगस्टर लेता है तो उसमें ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, 15 से 16 हज़ार का प्रीमियम है। बट आप समझिए कि आपके डिपेंडेंट जो है वो 1 ईयर के लिए कवर है। तो आप 15-16 थाउजेंड का, लेट्स से कोई 25 साल का नौजवान है, वो ले रहा है कवर, बट उसने अपने डिपेंडेंट फैमिली को 1 ईयर के लिए कवर कर दिया। सो वो एक सेंसिबल चीज़ है अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कर लेते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस में डिपेंडिंग ऑन आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपकी आय क्या है, उस हिसाब से आप कवर ले सकते हो, क्योंकि इसका प्रीमियम थोड़ा महंगा हो सकता है। क्योंकि अ, अगर मैं आपको बताऊं, आप 1 ईयर का कवर ले रहे हैं, उसका मेडिकल प्रीमियम भी कम से कम 1.25 से 1.5 लाख रुपया साल का होगा। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा वो लोगों को जो लोग 6 से 8 या 10 लाख रुपया साल का कमा रहे हैं, उनके लिए मैं करूंगा आप ग्रेजुअली अपना इंक्रीज कीजिए। मोरोवर प्रियंका, जो लोग कवर लेते हैं और वो उसमें क्लेम नहीं लेते हैं, और मैं चाहूंगा ज्यादातर लोगों को क्लेम लेने की जरूरत ना ही पड़े, सो उनका नो क्लेम बोनस ऐड होता रहता है इसमें, हम्म। जो भी आप क्लेम नहीं लेते हैं। तो एवरी ईयर आपका वैसे भी कवरेज बढ़ता जाता है अगर आप क्लेम नहीं ले रहे हैं। बट हर साल आपको, जैसे हम इन्वेस्टमेंट्स में करते हैं और आपने कई बार ये शोज किए हैं, आप सिर्फ इंक्रीज करें जबकि आय इंक्रीज हो रही है, सिमिलरली आपको अपना मेडिकल कवर भी इंक्रीज करते रहना चाहिए, क्योंकि आपकी हम्म। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। हम्म। तो आप अगर जैसे 10 लाख के लिए कवर है, तो अगले साल आप 12 लाख करें या 15 लाख करें, टॉप अप करते रहें अपने कवर, हमेशा राइट। इंक्रीज करते हैं। और उसमें जैसा कि अभी क्षितिज ने कहा कि आपका नो क्लेम बोनस का जो फायदा है वो भी एड अप होगा और आपका सम इंश्योर्ड बढ़ेगा। तो फिर क्षितिज, ऐसा तो नहीं है ना, अगर ऊंचा प्रीमियम है तभी मेरा हेल्थ कवर अच्छा है, ये ऊंचे प्रीमियम से मायने नहीं रखता, आप कितनी समझदारी से लेते हैं ये मायने रखेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा नहीं है। जिसका जिसका डिपेंडिंग ऑन कि आपके हेल्थ इश्यूज क्या, उस हिसाब से आपने कवर लिया है, कोई राइडर ले लिया है, फैमिली में कुछ हिस्ट्री है तो आपने हार्ट के लिए कोई या कैंसर के लिए कोई राइडर ले लिया, वो ज़्यादा सेंसिबल चीज़ है। हम्म। आप एक कवर ले रहे हैं, उसके ऊपर आप एक राइडर कवर भी ले सकते हैं साथ हम्म। में। आप तो टॉप अप कवर ले सकते हैं जिसका प्रीमियम कम आ जाता है, वो ओके, भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो समझदारी से खरीदिए, ऊंचा प्रीमियम जो है वही इंश्योर नहीं करेगा। आप जब इसे, एक तो जैसा कि क्षितिज ने कहा, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी खरीदिए, और आप जितने समय जितने साल क्लेम नहीं करेंगे उसका नो क्लेम बोनस बोनस जो है वो भी सम इंश्योर को बढ़ाएगा ही। अब क्षितिज, एक हेल्थ बीमा में वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो आप कहते हैं कि इसे खरीदने के पहले आपको देखना चाहिए? ये पॉइंट्स हैं, कुछ की पॉइंट्स जो आप बताना चाहेंगे? सो कितना स्मूथ उनका क्लेम प्रोसेस है, सबसे पहली चीज़ तो आपको देखनी है कि आपको हैसल में नहीं पड़ना, टीपीएच से वेल ऑर्गेनाइज क्लेम प्रोसेस है कि नहीं है। हॉस्पिटल नेटवर्क, मैंने पहले भी बात करी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर के आसपास के हॉस्पिटल उसमें कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तीसरी चीज़, कोई भी हिडन क्लॉजेज नहीं है, जहाँ पर बड़ा क्लियर है कि दैट आपकी एग्जिस्टिंग डिजीज कब तक कवर होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो ब्लैक एंड वाइट में है। चौथा आपका जो है, आपके कोई प्री एग्जिस्टिंग कोई सिचुएशन है, उसको एक टाइम लैग के बाद कवरेज मिल रही है। पांचवा आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास कोई एनुअल चेक, हेल्थ चेकअप या टेस्ट की फैसिलिटी मिल रही है, क्योंकि आजकल काफ़ी अच्छी कंपनीज दे रही हैं, हम्म। पर काफ़ी नहीं भी दे रही हैं, तो आपको उसमें से चूज करना है। और अगर आप आने वाले टाइम में फैमिली प्लान करने वाले हैं कि आपके मैटरनिटी बेनिफिट्स उसमें हैं कि नहीं है, तो वो भी एक चीज़ आप देख सकते हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस में तो आपको मिल जाते हैं, पर इंडिविजुअल में हर कोई नहीं देता है, कुछ पॉलिसीज देती है। राइट। तो कंपनी को परखिए, उसके क्लेम सेटलमेंट की जो भी गति है वो देखिए, क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो कहते हैं, और साथ में पॉलिसी को भी ध्यान से पढ़िए, उसमें आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं। सम इंश्योर जो है आप ऐसा तय कीजिए जो जो आप कंफर्टेबल हो जिसमें, यानी कि ना आपकी जेब से आप पर बोझ पड़े, और दूसरा जो भी आपका सम इंश्योर होगा, जैसा कि क्षितिज ने बताया, उसी हिसाब से आपके ट्रीटमेंट की कॉस्ट, डॉक्टर की फीस, आपके हॉस्पिटल रूम का रेंट जो है वो तय होता है। क्षितिज, कुछ सवाल जो हमारे दर्शकों ने भेजा है वो हम आपके सामने रखते हैं। अमित श्रीवास्तव जी का सवाल लेते हैं। 34 साल के हैं अमित, इंदौर से भेजा है। बता रहे हैं कि इनके पास कंपनी की तरफ से ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, क्या मैं इसके ऊपर अलग से अपने लिए एक टॉपअप प्लान खरीद लूं तो ये पर्याप्त रहेगा, या मुझे अपने लिए इंडिपेंडेंट पर्सनल हेल्थ प्लान एक अलग से लेना चाहिए कंपनी के ग्रुप इंश्योरेंस कवर के अलावा? तो प्रियंका, ये बहुत क्रिटिकल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके शो पे। एंड मैंने वेव 2 के बाद देखा था, वेव 1 में भी, वेव 2 के बाद बहुत लोगों ने बहुत सफ़र किया है कोविड में। समझिए किसी की कॉर्पोरेट, पहले तो समझिए किसी की कॉर्पोरेट पॉलिसी है, उसके बाद जब आप राइडर लेते हैं
तो राइडर तब काम होता है जब आपका कॉर्पोरेट पॉलिसी वाला अमाउंट आपका एग्जॉस्ट हो जाता है। मान लीजिए 5 लाख का कॉर्पोरेट पॉलिसी है, 5 लाख का राइडर है, आपका 7 लाख का बिल आ गया, तो पहला 5 लाख कॉर्पोरेट पॉलिसी से निकल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन जो उसमें से एग्जाम्पशन होती है उसके सिवाय, और बाकी का 2 लाख राइडर से आता है। अब किसी ऐसी सिचुएशन में आप बिना जॉब के हैं या आप दूसरी जॉब में जा रहे हैं, पर आपने एक सबैटिकल लिया है हफ्ते 10 दिन का, और आपको ऐसी सिचुएशन आ गई कि मेडिकल की पॉलिसी की जरूरत पड़ गई, वहाँ पर आपका अगर बिल 6 या 7 लाख आ रहा है, तो पहले 5 लाख तक आपको कोई कवर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी टेकन केयर है एज पर द राइडर आपकी पहली पॉलिसी से। पर पॉलिसी तो आपकी है ही नहीं, क्योंकि आप एम्प्लॉय नहीं है आज के डेट में, तो वो आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। उसके बाद का जो है वो बैलेंस करना पड़ेगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ राइडर तो दूसरी बात है, जॉब का देखिए, जिस तरह का हम फास्ट मूविंग वर्ल्ड में हैं, कोई ऐसा कोई ऑल्दो सबकी जॉब बनी रहनी चाहिए, पर आपको पता नहीं है कि अनसर्टेनिटी इज अराउंड अस। तो हमें क्या चाहिए, एक पर्सनल मेडिक्लेम पॉलिसी होनी ही चाहिए, और उसके ऊपर आप राइडर लेकर रखें। चाहे आप उसमें क्लेम में मत लें, जब तक आप जॉब कर रहे हैं आपका जो भी क्लेम आ रहा है आप अपनी कंपनी से लें, और उसके बाद ये जो आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है इसमें आपको हर साल एड ऑन बेनिफिट्स मिलते जाएंगे। आपका प्रीमियम आपका क्लेम जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा। बट एट द सेम टाइम आपका इंडिविजुअल मेडिकल पॉलिसी होना ही चाहिए, इंडिविजुअल टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होना ही चाहिए, क्योंकि आपका कवर तभी तक है जब तक आप उस जॉब में बने हुए। बिल्कुल और ये इश्योरिटी आज की डेट में प्राइवेट जॉब्स में नहीं है, तो यू शुड हैव इंडिविजुअल पॉलिसी। हमने एक अनस्टेबल सा दौर कोविड में देखा ही है, तो सिर्फ कंपनी की पॉलिसी पे भरोसा करना, अमित क्षितिज आपको बिल्कुल भी ये सलाह नहीं दे रहे हैं। क्षितिज का कहना है कि आपके पास एक स्वतंत्र अपना हेल्थ प्लान ज़रूर होना चाहिए, टॉपअप से काम नहीं चलेगा। बेस प्लान के ऊपर आप टॉप अप लीजिए, लेकिन अपने लिए एक इंडिविजुअल प्लान ज़रूर लें। मुकुल शर्मा का सवाल लेते हैं। 28 साल के हैं मुकुल, बता रहे हैं कि हर महीने ये 10,000 रुपये का जो है वो निवेश करना चाहते हैं, सिप के ज़रिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं। पहली बार जो है ये इक्विटी में निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहला निवेश है 10,000 पर मंथ का निवेश है। लार्ज, मिड या स्मॉल कैप, किस तरह के फंड में मुझे निवेश करना चाहिए? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, आपने बिल्कुल सही सोच के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा है। एंड ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। आप पहली बार निवेश कर रहे हैं, मेरा सजेशन रहेगा आप इंडेक्स फंड ले लें, किसी भी कंपनी का ले लीजिए। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड अवेलेबल, ज़्यादातर अच्छे म्यूचुअल फंड ऑफर्स आपको ऑफर कर रहे हैं। एक आप 4,000 का सिर्फ उसमें कर दीजिए, और 2 आप फोकस फंड और लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड ले लीजिए। फोकस में आप SBI, कोटक, फ्रैंकलिन, काफ़ी BSP, काफ़ी कंपनीज के फोकस फंड में कोई भी चूज़ कर सकते हैं। लार्ज मिड कैप में आप टाटा, कोटक में से किसी में से भी चूज़ कर सकते हैं। बट आई एम सेइंग 4,000, 3,000, 3,000 टू स्टार्ट विद। आप अभी स्मॉल और मिड कैप की तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए। स्मॉल और मिड कैप में एक्सपोजर आपको फोकस फंड और लार्ज मिड कैप के थ्रू मिल जाएगा। सो अभी आप इनिशियली 40% लार्ज कैप में रखिए, 30% अपना फोकस या मल्टी कैप कैटेगरी फंड में रखिए, एंड 30% आप लार्ज एंड मिड कैप में रखिए। इसके साथ आप शुरू करें, एंड एज एन मैन आपके पास आपके कैश फ्लोज बढ़ते हैं, आपका कॉन्फिडेंस मार्केट में बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट्स में बढ़ता है, आप अपनी सिप को टॉप अप करते हैं, बिकॉज जितना आप उसे टॉप अप करेंगे उतना बेनिफिट आपको पास ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो अपने निवेश को स्टैग्नेंट नहीं रहने दीजिएगा। 10,000 से शुरुआत करें मुकुल, जो कि क्षितिज कह रहे हैं बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इसे बढ़ाते रहिएगा समय के साथ। फिलहाल इंडेक्स फंड आपके लिए अच्छे हैं, लार्ज कैप अच्छे हैं, कुछ मिड कैप हो सकते हैं, कुछ फोकस्ड फंड भी अच्छे हो सकते हैं। क्षितिज, थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। आपसे बात करके बहुत कुछ ऐसी जानकारी मिली जिसके बारे में हम जानते थे, समझते थे, लेकिन एक फोकस्ड जवाब नहीं मिल रहा था। सो थैंक यू सो मच। शुक्रिया। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं, आपके लिए लेकर आते हैं मनी ज्ञान। आज हम फोकस कर रहे हैं बीमा पर। तो क्या आप जानते हैं कि बीमा कंपनियों का जो प्रीमियम है ना, ये आप कई तरह से पे कर सकते हैं। यानी आपको ये सहूलियत दी जाती है कि आप प्रीमियम को ब्रेक करके पे करें। तो कितने तरह के बीमा प्रीमियम के पेमेंट होते हैं, हम बता रहे हैं आपको मनी ज्ञान में।